नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज अपने इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से जल्दी से माफ़ी मांग लेना चाहता हूं क्योंकि सोमवार को मैं अपने इस एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सका था और उसकी वजह ये रही कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद बीइंग अ क्राइम प्रोड्यूसर, बीइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट, वर्कलोड हम सारे ही लोगों पर कुछ इतना ज़्यादा था कि हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मुझे पर्सनली जो स्टोरी मैं दोपहर के लिए रिकॉर्ड करता हूं वो स्टोरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका और इसलिए एक दिन का गैप हो गया। बहरहाल आइए अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं और एक नई अजीब और चौंकाने वाली कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। इस कहानी में एक पंचमुखी नाग सांप के मौत का रहस्य छुपा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि पंचमुखी नाग सांप कहाँ पाया जाता है, कैसे इसकी मौत हुई और उस मौत की कहानी का क्राइम से क्या लेना देना है। तो आइए इस पूरे सिलसिले को, इस चौंकाने वाली कहानी को आपको सीक्वेंस वाइज शुरू से सुनाते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले की। धार जिले के गांव डेहर में 18 अप्रैल को यानी इसी महीने की 18 तारीख को लोगों ने सुबह सुबह एक अजीब सा मंजर देखा। गांव के लोगों की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि गांव की एक जगह पर ढेर सारा राख पड़ा हुआ है और उससे आग की लपटें निकल रही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा कोई गट्ठर कह लें या कोई बहुत बड़ा ढेर रहा होगा जो रात भर वो लकड़ियां जली होगी और सुबह जब लोगों की आंख खुली तब वो लकड़ियां तकरीबन बुझने वाली थी और धीरे धीरे उससे आग सुलग रही थी। और इस मंजर को देखने के साथ ही लोगों की निगाह जो है एक और चीज़ पर पड़ी, वो ये कि उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम राधू बघेल है वो उस आग वाली जगह के पास ही जो है घूम टहल रहा था। अब लोग इस बात पर बहुत हैरान हुए कि रातों रात इतनी लकड़ियां किसने जलाई और क्यों जलाई, वो भी अप्रैल के महीने में। या तो बहुत ठंड का मौसम होता तो भी बात समझ में आती, फिर भी इतनी लकड़ियां जिससे समझ लीजिए एक या दो इंसान की चिता के बराबर लकड़ी जो है वो कौन जलाता है, क्यों जलाता है, ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और राधू बघेल वहाँ टहल रहा था, घूम रहा था, तो लोगों को उस पर शक भी हुआ। तो लोगों ने राधू से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये लकड़ियाँ तुमने क्यों जलाई। तो लोगों के इस सवाल पर राधू ने बड़ी अजीब सा एक उत्तर दिया। राधू ने बताया कि एक पंचमुखी नाग सांप पिछले काफ़ी दिनों से उसे लगातार बहुत परेशान कर रहा था, बार बार उसका पीछा करता था, उसके घर के आसपास आ जाता था, उसे डसने की कोशिश करता था और वो बहुत डरा सहमा हुआ था। इसकी वजह से उसने बीती रात को उस 5 मुंह वाले नाग सांप को आग के हवाले कर दिया। असल में उसने देखा कि वो जो कोबरा है, जो नाग सांप है, वो इस लकड़ी के गट्ठर के अंदर गया, ढेर के अंदर गया और उसे मौका मिला तो उसने इस ढेर में ही आग लगा दी जिससे सांप भी मर जाए और उसका पीछा भी छूटे। हालांकि उसकी ये जो स्टोरी थी राधू बघेल की, इस पर लोगों का यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मुंह वाला नाग सांप आज के ज़माने में तो देखा नहीं जाता है। पौराणिक कथाओं में इस तरह की बातें सुनने में ज़रूर आई हैं और इस तरह की तस्वीरें भी हम कैलेंडर्स में और कुछ किताबों में देखते हैं, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में इस दौर में 5 मुंह वाला नाग सांप जो है मैंने तो कभी नहीं देखा और कोई वीडियो वगैरह भी नहीं देखा, कोई तस्वीर भी नहीं देखी। हाँ, कुछ ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग आप कहिए कि जन्म के दौरान कुछ विसंगतियों की वजह से, कुछ एनोमलीज की वजह से कई बार 2 मुंह वाले नाग सांप जो है या 2 मुंह वाले दूसरे प्रजाति के सांप भी नज़र आते हैं और वो दूसरे जानवर भी नज़र आते हैं। और कई बार आपने ये देखा होगा कि इंसान भी जो है, 2 इंसानों का शरीर एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ा होता है कि उन्हें फिर अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई कहे कि 5 मुंह वाला नाग सांप मुझे परेशान कर रहा था और मैंने उसकी यहाँ चिता सजाई है, तो ये बात बड़ी अजीब सी है। तो जो डेहर गांव के लोग थे उन्हें इस बात पर विश्वास करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और उन्हें ये लग रहा था कि ये राधू ज़रूर कोई सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद गांव के लोग तो खैर वहाँ से चले गए, लेकिन जब जैसे जैसे लोगों की नींद खुलती रही, लोग उस जगह पर आकर जो है इतनी सारी लकड़ियों की राख देखते रहे और ये सोचते रहे कि भाई ये मामला क्या है। इसी बीच लोगों ने यह भी देखा कि राधू तो घर पर है ज़रूर, बच्चे भी घर पर हैं, लेकिन राधू की बीवी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो लोगों ने राधू से पूछा कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, जिसका नाम दयाबाई है।
तो राधु ने कहा कि वाइफ जो है वो नर्मदा परिक्रमा के लिए गई है और मुझे तो लगता है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि बीवी जो है अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अकेली नर्मदा परिक्रमा के लिए चली जाए और उसका पति ये कहे कि उसे लग रहा है कि बीवी नर्मदा परिक्रमा के लिए गई और कभी लौट कर नहीं आएगी। ये जो कभी लौट कर नहीं आएगी वाला स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये भी अपने आप में जो है काफ़ी अजीब है, क्योंकि ऐसी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से बगैर किसी को बताए भी कहीं घूमने के लिए गया है तो घर वाले को तो यही उम्मीद होती है कि मेरा वो फैमिली मेंबर वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पति कह रहा है कि उसे लगता है कि उसकी बीवी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। तो ये सारी बातें बड़ी सस्पिशियस और बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। इस पर जो गांव के लोग थे उन्होंने राधु के साले को इसके बारे में जानकारी दी और फ़ोन करके ये बताया कि तुम्हारी बहन दयाबाई घर में नहीं है और तुम्हारा जो बहनोई है, जो तुम्हारा जीजा जी है, वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा है और उसने घर के सामने ढेर सारी लकड़ियां जलाई हैं जिसे देखने से लगता है कि शायद वहाँ किसी की चिता सजाई गई हो। तो ये बात जब एक भाई के कानों में पड़ी तो आप समझ सकते हैं कि वो भाई कितना बेचैन हुआ होगा। भाई का नाम राजा राम है। वो बहुत घबराया हुआ, बिल्कुल परेशान, 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब ये 18 अप्रैल की बात थी और मेरे ख्याल से 20 या 21 अप्रैल को उसका भाई जो किसी दूसरी जगह रहता है गांव से दूर, वो दौड़ता भागता हुआ गांव पहुंचता है और गांव आने के बाद वो सबसे पहले अपने बहनोई राधु से ही बात करता है और पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है और तुम क्या बता रहे हो कि वो नर्मदा परिक्रमा के लिए गई है, कभी लौट कर नहीं आएगी। इस पर राधु जो है उसे लगातार गोलमोल जवाब देता है, मतलब कोई ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाता है जिससे दयाबाई के भाई को ये इत्मीनान हो जाए कि हाँ उसकी बहन जो है वो सेफ़ है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वो अगर परिक्रमा के लिए भी गई है तो कितने बजे गई है, कब गई है और कब वापस आएगी, इसका कुछ पता चले। लेकिन उसका जो बहनोई है राधु, वो लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है और कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहा है। तो जब इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस पर जो दयाबाई का भाई है जिसका नाम राजा राम है, मैंने आपको बताया, राजा राम ने फिर पुलिस को इत्तला दी और इसी के साथ इस कहानी में पुलिस की एंट्री हुई। अब धार पुलिस जो है उसने इस मामले की जांच करने का फैसला किया और जिस तरह का ओवरऑल सिनेरियो पुलिस वालों को बताया गया उसे सुनकर पुलिस भी बड़ी हैरान हुई, जिसमें एक पंचमुखी नागसांप की बात थी, जिसमें महिला के गायब हो जाने की बात थी, जिसमें चिता जलाए जाने की बात सामने आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी उलझाने वाली थी। तो धार पुलिस ने इस मामले की फ़ौरन जाँच करने का फैसला किया और जैसे ही पुलिस गाँव में पहुँची तो ये जो राधु नाम का शख्स है, ये पुलिस के डर से गाँव के पास ही एक पहाड़ी है उसके ऊपर चला गया और वो नीचे नहीं उतर रहा था। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने कई घंटों की मशक्क़त के बाद उसे नीचे उतारा और उससे पूछताछ की, लेकिन राधु ने हर बार पुलिस को वही जवाब दिया जो अब तक वो गांव वालों को देता रहा था। एक तो उसने वो पंचमुखी नागसांप वाली थ्योरी बताई और बताया कि इतनी लकड़ियाँ उसने नागसांप को मारने के लिए जला दी, और दूसरी उसने अपनी बीवी की गुमशुदगी के बारे में बताया कि बीवी नर्मदा परिक्रमा के लिए गई है और उसे पता नहीं वो कब लौट कर आएगी। तो पुलिस को भी समझ में आ रहा था कि राधु जो है शायद झूठ बोल रहा है। अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया और उस जगह पर जहां ये चिता सजाई गई थी उस जगह की तलाशी पुलिस ने लेने का फैसला किया। पुलिस जब वहां उस जगह की खुदाई करने लगी और जब राख खंगालने लगी तो पुलिस ने ये देखा कि राख सिर्फ वहां जली हुई राख ही पड़ी नहीं है, बल्कि राख के ऊपर कई फीट मिट्टी भी जो है वो डालकर उस जगह को मटियामेट करने और समतल करने की कोशिश की गई है। और ये सारी कवायद जो है ये जब तक वो घटना हुई और जब तक पुलिस आई उसी दरमियान ये सारी चीज़ें की गई थी। तो ये सब कुछ जो है वो किसी खतरनाक घटना की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने मिट्टी खोद कर जो है राख को और मिट्टी को छान कर देखना शुरू किया कि क्या इसमें कोई वाकई नाग सांप या कोई ऐसी जीव जंतु का कोई अवशेष पड़ा हुआ है या फिर कोई और अनहोनी की बात तो नहीं है। तो जब पुलिस ने ये एफर्ट शुरू की तो पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जो वाकई काफ़ी डरावनी थी। पुलिस को उस राख में कुछ ह्यूमन बोन्स नज़र आए जो पूरी तरह से जले हुए नहीं थे, यानी पूरी तरह से राख नहीं हुए थे। उन बोन्स को पुलिस ने कलेक्ट किया और साथ ही पुलिस को वहाँ से 2 अंगूठियाँ भी मिली। अब ये भी इस बात की निशानी थी कि वहाँ कोई सांप जले या न जले, वहाँ किसी इंसान की लाश ज़रूर जलाई गई है, वरना इंसानी हड्डियाँ और अंगूठियाँ वहाँ नहीं हो सकती थी। अब पुलिस ने इन अंगूठियों को और हड्डियों को रिकवर किया। हड्डियों को तो पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भिजवाने के लिए अलग से पैकेट बनाकर फॉरेंसिक हिफाजत में रख लिया
और जो अंगूठियां थी उन अंगूठियों को पुलिस ने, ये जो महिला गायब थी दयाबाई, उसकी बहन उसके भाई को दिखाया और भाई ने जब अंगूठियां देखी तो भाई जो है वो देखते ही पहचान गया कि ये अंगूठियां उसकी बहन की ही है। इसके बाद वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा और एक तरह से इस मामले का खुलासा हो गया कि राधु ने अपने पति दयाबाई की हत्या की है और हत्या करके उसकी लाश को गांव में ही घर के पास चिता सजाकर रातों रात जला दी है। इसके बाद जब पुलिस ने राधु से सख्ती की तो उसने भी जब चारों तरफ से खुद को घिरता हुआ देखा तो अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि हाँ, 17 और 18 अप्रैल की रात को उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसने पत्नी की लाश जो है यहाँ उसकी रातों रात चिता सजाकर जला दी और वो जलाने के बाद ये इंतज़ार करता रहा कि सुबह तक चिता पूरी तरह से ठंडी हो जाए ताकि गांव वालों को कुछ भी अवशेष नज़र ना आए और उन्हें पता न चले कि यहाँ क्या जला है। वो अपने इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ क्योंकि नंगी आंखों से देखने पर उस चिता में किसी इंसान को जलाए जाने के कोई अवशेष जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। वो तो जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उसको एक्सप्लोर करके ज़्यादा बारीकी से उसका मुआयना किया तब जाकर हड्डियाँ और अंगूठियाँ मिली, वरना गांव वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसमें क्या कोई इंसान को जलाकर मारा गया है या नहीं। तो इस पर पुलिस जो है, अब जब इस मामले का खुलासा हो गया और गुनहगार ने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया तो पुलिस ने उससे सख्ती की और उससे पूछा कि आखिर उसने बीवी दयाबाई की हत्या क्यों की। तो उसने इसके पीछे जो कहानी बताई वो कहानी भी आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दयाबाई और राधु, इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। दयाबाई की बीवी दयाबाई का पहले भी एक विवाह हुआ था लेकिन वो शादी जो है वो नहीं चल सकी और दूसरी तरफ ये जो राधु है इसकी बीवी की कई साल पहले जो है पहली बीवी की मौत हो गई थी। तो एक तरह से दोनों जो है अकेले थे और फिर दोनों की शादी हुई और दोनों के पहले से बच्चे भी थे, मतलब दयाबाई का एक बेटा था और राधु के 2 बच्चे और पहले थे पहली बीवी से। लेकिन दोनों इस बात पर भी राजी हुए कि वो तीनों बच्चों को एक साथ पालेंगे। इनकी शादी के बाद इन्हें एक और भी बच्चा हुआ तो कुल मिलाकर घर में 4 बच्चे थे और पति पत्नी। तो देखा जाए तो एक खुशहाल परिवार था। राधु छोटा मोटा काम ज़रूर करता था लेकिन उनके पास गांव में ज़मीन भी थी 2-3 हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में, और इसके अलावा जीवन गुजारने के लिए जो जीविकोपार्जन का जरिया है वो भी था। तो कुल मिलाकर ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन राधु और दयाबाई जो उसकी बीवी है उसके बीच में अक्सर एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर विवाद रहा करता था। होता ये था कि राधु अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा, अपनी एक ज़मीन का हिस्सा जो है वो बेचना चाहता था और दयाबाई बार बार अपने पति को ऐसा करने से रोकती थी क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें 4 बच्चे हैं और बच्चों की परवरिश के लिए आने वाले वक्त में रुपए पैसों की ज़रूरत हो सकती है। तो अभी अगर ज़मीन बेच देंगे तो बच्चों की परवरिश में जो है वो मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी। तो इसलिए उसकी बीवी अक्सर राधु को रोका करती थी। 17 और 18 अप्रैल की रात को इसी ज़मीन के खरीद फरोख्त को लेकर जो है पति पत्नी के बीच में बड़ी तेज़ कहासुनी हुई और उसके बाद गुस्से में राधु ने गला घोंट कर पहले अपनी पत्नी दयाबाई की हत्या कर दी और उसके बाद वो इस सोच में पड़ गया कि अब वो करे तो क्या करे। राधु ने पुलिस को ये बताया है कि हत्या करने के बाद वो तकरीबन 3 घंटे तक अपनी बीवी की लाश के पास बैठा हुआ रहा और सोचता रहा कि अब वो कैसे बचे और सबूत कैसे मिटाए। जब ये हत्या हुई थी तब तक सारे बच्चे सो चुके थे और गांव के ज़्यादातर लोग जो है वो भी सो गए थे, नींद में थे। राधु ने अब तय किया कि वो अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगाएगा। इसके बाद उसने अपने घर के पास जो एक लकड़ियों का बड़ा सा ढेर था, उसने उस लकड़ियों के ढेर में आग लगाकर अपनी बीवी की लाश को जलाने का फैसला किया। बाइक पर अपनी बीवी की लाश को बांधा रात में ही और जहाँ पर यह हत्या हुई थी वहाँ से लकड़ियों का ढेर जहाँ तक है तकरीबन 200 मीटर का फासला है, इस 200 मीटर के फासले तक वो डेड बॉडी को बाइक पर लेकर गया। आधी रात को अकेले उसने चिता सजाई और उसके ऊपर अपनी बीवी की लाश रखी, पेट्रोल का इंतज़ाम किया और रातों रात अपनी बीवी की लाश जला दी। और इसके बाद वो रात भर उसी चिता के आसपास घूमता भटकता रहा ताकि चिता पूरी तरह से जलकर खाक हो जाए और किसी को सुबह तक लाश के अवशेष न मिल सके। सच्चाई तो ये है कि गांव के लोगों को लाश का कोई अवशेष जो है वो मिला भी नहीं था, लेकिन राधु ने जिस तरह से 5 मुंह वाले सांप की कहानी सुनाई, वो कहानी जो है वो गांव वालों को थोड़ा हैरान कर गई। उसकी वजह से गांव वालों के मन में और ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये कहानी क्या है। और ऊपर से जिस तरह से बड़ी रहस्यमयी तरीके से उसी रात से राधु की बीवी गायब हो गई थी, उसने भी गांव वालों के मन में शक डाल दिया था। उसके बाद की कहानी तो आपको पता है, लेकिन
इस कहानी से अब बस ये क्लैरिटी अब हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि राधू ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया था और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कल को जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तो ये बात और साबित हो जाएगा बियॉन्ड एनी डाउट कि वो लाश जो है वो उसकी बीवी दयाबाई की ही थी, जो राधू ने अपने गांव में घर के पास जलाई थी। हालांकि अंगूठी और बीवी की गुमशुदगी, इन सारी चीज़ों से सर्कमस्टेंशियल तरीके से ये बात तो साबित होती है कि दयाबाई की ही हत्या हुई है और उसी की लाश जलाई गई है, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका डीएनए एग्जामिनेशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना ही है। तो धार की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस फिलहाल वही कर रही है। जब डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी तो पुलिस उसे भी चार्जशीट का हिस्सा बनाएगी और ये उम्मीद की जा सकती है कि इस आदमी को, जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया और भयानक तरीके से लाश निपटाई, उस आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा ज़रूर होगी। तो आज की कहानी यहीं तक। चूँकि सोमवार को मैं किसी कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सका था, तो इसीलिए आपका कोई कमेंट्स या कोई नाम फिलहाल मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये सिलसिला होता रहा है, चलता रहा है कि आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और नाम भी पढ़ता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। आपके नाम और कमेंट्स मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा और आगे इस सिलसिले को बरकरार रखूँगा। तो फिलहाल यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।